अब हम यहाँ पे जो है लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र के कितने प्रकार है। विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक शासन है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे देश की संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका जैसे देश में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र दिखाई देता है। संसदीय लोकतंत्र तथा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इन दो मुख्य प्रकार के विषयों में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र क्या है और अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम संसदीय लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, जिसमें लोकसभा में जिस पक्ष या संगठन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है, उस नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है, उसमें यह है कि लोकसभा के जिस पक्ष या गठबंधन को अधिक मत प्राप्त हुए हैं, उसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार की रचना करते हैं और यह संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है और जब सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है, तभी तक वह सत्ता पर रह सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रधानमंत्री जो है वह सरकार की रचना करते हैं और यह संसदीय सरकार संपूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदार होती है और जब तक सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो, तब तक ही वह सत्ता पर रह सकती है। अध्यक्षीय लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, यह लोकतंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामान्य रूप से अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है और अध्यक्ष संविधान में निर्धारित समय तक सत्ता पर बना रहता है। अमेरिका तथा विश्व के दूसरे कई देशों में इस प्रकार की अध्यक्षीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग, हमारा देश विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं वाला देश है और भारत में चुनाव प्रक्रिया का नियमन जो है, संचालन और निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। देश का लोकतंत्र जीवंत रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। इसलिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों से मुक्ति या हटाने के लिए संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं। संसद, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता चुनाव आयोग की है और हमारे देश में चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। विधानसभा या संसद का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारा देश जो है विश्व में अधिक मतदाताओं वाला देश है और भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का जो है नियमन, संचालन और निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और देश का लोकतंत्र जीवंत रहे, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग का स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना आवश्यक होता है। चुनाव के आयोग की स्वायत्तता बनी रहे, यह भी आवश्यक है। और यहाँ पे हमें बताया है कि इसलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति, नौकरी की शर्तें, जिम्मेदारियों को मुक्ति या हटाने के लिए जो है कुछ निश्चित प्रावधान संविधान में किए गए हैं। संसद, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी एवं सत्ता जो है वह चुनाव आयोग की होती है। हमारे देश में जो है चुनाव वह गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। संविधान या संसद का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद जो है उसे विसर्जित करके फिर से चुनाव करवाया जाता है। किसी की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई सीट बैठक को भरने के लिए आयोजित किए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी की स्थिति जो है वह खाली हो जाने के कारण या जो वहाँ पे बैठक है वह खाली होने के कारण जो आयोजित किया जाता है चुनाव, उसे उपचुनाव कहा जाता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा, उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरने के से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख निश्चित करना, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना आदि तमाम कार्य चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। कि कौन सी तारीख तक फॉर्म भरने चाहते हैं, कौन सी तारीख निश्चित की जाती है, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा कब की जाए, यह सारे कार्य जो है यह कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के समय से ही आचार संहिता लागू हो जाती है और सरकार आचार संहिता के अमल के दौरान लोकमत को प्रभावित करने वाली नीति विषयक निर्णय या लाभदायक घोषणाएं नहीं कर सकती है।
चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल अपना घोषणा चुनाव पत्र जारी करती हैं और इस चुनाव घोषणा पत्र में आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्याओं और उनके निवारण के संबंध में वे अपने या राजनीतिक दल के नज़रिए को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि चुनाव उम्मीदवार या अनेक राजनीतिक दल जो है अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और इस चुनावी घोषणा पत्र में जो है आर्थिक संरक्षण, विदेश नीति एवं सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों तथा योजनाओं के अलावा विविध समस्याओं और उनके निवारण के संबंध में वे अपने या राजनीतिक दल के नज़रिए को स्पष्ट करते हैं। लोकतंत्र में गुप्त मतदान। हमारे देश में संपूर्ण गुप्त और स्वतंत्र रूप से मतदान द्वारा चुनाव का आयोजन किया जाता है। भारत के संसद का चुनाव विश्व की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया मानी जाती है और चुनाव के समय जो है विविध पक्ष, संगठन और अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। सभी अपने विचार किए गए कार्यों तथा भविष्य संबंधित आयोजन मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि किसने जो है कौन कौन सी नीतियाँ बनाई है, भविष्य संबंधी कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, यह सभी जो है मतदाताओं के समक्ष में प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो पक्ष, विपक्ष और उम्मीदवार वगैरह जो है सभी चुनाव में खड़े होते हैं। मतदाता किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या भय के बिना मतदान करे, यह अपेक्षित है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुप्त मतदान को महत्व दिया गया है। मतदाता को अपना मत गुप्त रखने का अधिकार दिया गया है। मतदाता ने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, यह उससे नहीं पूछा जा सकता है। चुनाव आयोग की अद्भुत प्रक्रिया के कारण मतदाता का मत भी गुप्त रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना के सिपाही भी चुनाव में मतदान कर सके, ऐसी व्यवस्था चुनाव में आयोग द्वारा की गई है कि चुनाव में जुड़ने वाले सभी कर्मचारी, सेना वगैरह है, वे भी अपना मत दे सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। मतदान करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं उपयोग में ली जाती है। पहली है मतदाता द्वारा मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाए और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम द्वारा मतदान किया जाता है। मतपत्रों द्वारा होने वाले मतदान में मतों की गिनती में समय अधिक लगता है और आधुनिक समय में ज़्यादातर चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो है हम उसे जो है सरलता से गिन सके किस दो पक्ष को कितने मत प्राप्त हुए हैं और किसकी सरकार बनेगी। इस मशीन के कारण मतगणना में शीघ्रता और सरलता रहती है। मानव श्रम और समय की भी बचत होती है। कागज़ की बचत के कारण पर्यावरण को नुकसान से भी रोका जा सकता है कि कागज़ का उपयोग ना हो, उसका जो है अपव्यय ना हो, तो पर्यावरण के नुकसान को भी हम रोक सकते हैं। मतदाता अगर नामांकित उम्मीदवार में से किसी एक भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहता है तो वह नोटा यानी कि नन ऑफ द अबाव का उपयोग कर सकता है कि जितने पक्ष है उनमें से वह दोनों पक्ष में से किसी एक भी पक्ष में नहीं देना चाहता वोट मत, तो वह जो है नन ऑफ द अबाव का उपयोग भी कर सकता है। आगे है लोकतंत्र और राजनीतिक दल यानी पक्ष। हमारे देश में बहुदलीय लोकतंत्र होने के कारण देश में अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव आयोग ने कुछ निश्चित धारणाएं निश्चित की है और चुनाव आयोग में निश्चित नीतियों तथा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किसी भी दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जो राजनीतिक पक्ष कम से कम 4 राज्यों में से चुनाव लड़ रहा हो और इन 4 राज्यों में हुए अंतिम चुनाव में कुल मतदान के 4% मत प्राप्त करने वाले पक्ष को राष्ट्रीय पक्ष या अन्य प्रादेशिक पक्ष की मान्यता प्रदान की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2014 तक देश में 1593 राष्ट्रीय दल यानी कि पक्ष नामांकित है और गत वर्ष जो है 239 नए राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान भी की गई है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि हमारा देश जो है वह अनेक छोटे बड़े राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी यह मुख्य राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा जो है बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया मार्क्सिस्ट तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल भी है। शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम,
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गाम तथा आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जैसे पक्ष प्रादेशिक पक्ष भी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, यह मुख्य राष्ट्रीय दल है। इसके अलावा भी जो है कई सारे दल है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल की मान्यता प्राप्त मतों के आधार पर रद्द हो सकती है, जबकि अनेक प्रादेशिक पक्ष और राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त भी हो सकती है। सरकार बनाने वाला, सत्ता भोगने वाला पक्ष सत्ता पक्ष तथा विरोध करने वाला पक्ष विरोध पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिस पक्ष की सरकार बनती है वह सत्ता भोगने वाला पक्ष जो सत्ता पक्ष कहलाता है तथा विरोध करने वाला जो पक्ष होता है वह विरोध पक्ष कहलाता है। विरोध पक्ष सरकार का नीति विषयक लोकतांत्रिक रूप से विरोध दर्शाते हुए लोकमत जागृत करने का कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक तथा सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर सरकार को सहकार दे, यह स्वस्थ लोकतंत्र में अपेक्षित है। सत्ताधारी पक्ष तथा विरोध पक्ष के संतुलित संबंधों पर लोकतंत्र की सफलता का आधार है। असरकारक तथा सबल विरोध पक्ष जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र एक रथ है, सत्ताधारी पक्ष और विरोध पक्ष लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। यहाँ पे आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।